अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्लांट इकोलॉजी को देखेंगे कि हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्लांट इकोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है और प्लांट इकोलॉजी में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज बेस्ड पेपर में। हमने प्लांट इकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्लांट इकोलॉजी में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, आर्ट इकोलॉजी क्या होती है, सीन इकोलॉजी क्या होती है, इको टाइप, इकोटोन, इकोफीन क्या होते हैं। हम दूसरे नंबर पे देखेंगे कि हम इकोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं, इसकी क्या अहमियत है, इकोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे इकोसिस्टम्स की टाइप्स कितनी हैं, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे फूड चेन, फूड वेब को, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, कौन सा पिरामिड अपराइट होता है, कौन सा पिरामिड इनवर्स होता है। उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, फिर हम प्रोडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी, सक्सेशन, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोलॉजिकल फैक्टर्स को। एंड में हम डिस्कस करेंगे पोल्यूशन को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, इनके नुकसानात क्या हैं, हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनसे पहले हम देखते हैं कि पीपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इकोलॉजी में से। तो हम देखते हैं सबसे पहले 2015 में पीपीएससी बायो के पेपर में सवाल आया था कि फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स बोथ आर नॉन। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं पीपीएससी बायोलॉजी पेपर 2017 में इकोलॉजी के एमसीक्यूज। तो 2017 में इकोलॉजी का पहला एमसीक्यू जो आया था वो था कि पाकिस्तान लाइज इन विच बायोजियोग्राफिक रीजन। तो पाकिस्तान मोस्टली ओरिएंटल रीजन में लाई करता है, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा प्लेआर्टिक रीजन में लाई करता है। दूसरा इकोलॉजी का क्वेश्चन था पाकिस्तान नेशनल ट्री, जो कि जनरल नॉलेज से भी ओवरलैप करता है। तो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है देवदार। तीसरा क्वेश्चन था रेडिएशन प्रोड्यूसेस विच डिजीज इन मैनकाइंड। तो रेडिएशन ह्यूमन बीइंग्स में ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर काज करती है। उसके बाद क्वेश्चन था बायोम विद शॉर्टेस्ट ग्रोइंग सीजन। तो शॉर्टेस्ट ग्रोइंग सीजन वाला बायोम है टाइगा। लॉन्गेस्ट ग्रोथ सीजन वाला और फास्टेस्ट ग्रोथ वाले बायोम जो हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। उसके बाद क्वेश्चन था वाइज यूज ऑफ इकोसिस्टम रिसोर्सेज। तो इससे हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन था रूट काज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजह है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से इकोसिस्टम पे लोड पड़ता है, रिसोर्स कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा इकोसिस्टम में जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है उसकी ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया था नियरेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टू द अर्थ। तो ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद 2020 बॉटनी के पेपर में दो तीन क्वेश्चंस आए थे इकोलॉजी के, वो हम देखते हैं। पहला था फंज प्लांट्स आर हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स आर हाइग्रोफाइट्स। तो मोस्टली लोगों ने इस पे मीजोफाइट टिक किया था, मोस्टली लोग मीजोफाइट समझते हैं। तो फन प्लांट्स हाइग्रोफाइट्स होते हैं, ये हाइग्रोफिटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। उसके बाद था प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड। शेड के नीचे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं शियोफाइट्स।
उसके बाद हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ कि हमने इकोलॉजी में से किन एरियाज को डिस्कस करना है। हम ज़रा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं इकोलॉजी पे। सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी की टर्म को सबसे पहले एच रेटलर ने डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया था, लेकिन इसे प्रॉपरली डिफाइंड किया था अर्नस्ट हैकेल ने। उसके बाद हम इकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं कि इकोलॉजी होती क्या है। इकोलॉजी है स्टडी ऑफ इंटरएक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जानदारों का अपने माहौल से रिएक्शन, कि वो क्या इंटरएक्शन करते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं इकोलॉजी की हिस्ट्री के। इकोलॉजी में किन किन साइंटिस्ट ने, किन किन वर्कर्स ने काम किया था। तो इकोलॉजी में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसमें चार्ल्स एल्टन जो थे, उन्होंने पायरामिड कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसी वजह से इकोलॉजिकल पायरामिड्स को एल्टोनियन पायरामिड्स भी बोला जाता है। उसके बाद अर्नस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी को डिटेल में डिस्क्राइब किया था। हर्ट ने सक्सेशन को डिफाइन किया था, इसका प्रोसेस डिस्क्राइब किया था। A.G. टेंसले ने टर्म इकोसिस्टम कॉइन की थी। डी बैरी, जिन्होंने माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी पे काफ़ी काम किया था और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी भी कहलाते हैं, इन्होंने टर्म सिम्बियोसिस कॉइन की थी और सिम्बियोसिस म्यूचुअलिज्म को डिस्क्राइब किया था। कार्लोस लीनियस ने टर्म स्पीशीज कॉइन की थी। इसके बाद हम आते हैं इकोलॉजी की टाइप की तरफ। इकोलॉजी की दो मेन टाइप्स हैं, हॉट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। हॉट इकोलॉजी में हम एक ही स्पीशीज को या एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट को, इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। उसके बाद हम आते हैं सिन इकोलॉजी पे। सिन इकोलॉजी में हम बहुत सारी पॉपुलेशन, प्लांट्स और एनिमल्स की पॉपुलेशन का, एक नेचुरल कम्युनिटी का इकोसिस्टम से इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। उसके बाद हम इकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को देखेंगे। कंजर्वेशन इकोलॉजी क्या होती है, साइटो इकोलॉजी क्या होती है, पीलियो इकोलॉजी क्या होती है, स्पेस इकोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबियल इकोलॉजी क्या होती है, हैबिटाट इकोलॉजी क्या होती है और इकोसिस्टम इकोलॉजी क्या है। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इकोलॉजी, कि हम इकोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में हम इकोलॉजी को यूज़ करते हैं। हम वाइल्ड लाइफ के अबाउट डाटा कलेक्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग से, सैम्पलिंग मेथड से। और उसके बाद हम वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन पे काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ के अबाउट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हम वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम सॉइल कंजर्वेशन पे आते हैं। हम फैक्टर्स को स्टडी करते हैं जो कि सॉइल इरोजन या वेदरिंग वगैरह काज करते हैं, हम उनको मिनिमाइज करने पे काम करते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए इकोलॉजी को स्टडी किया जाता है। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को, इसकी डायनामिक्स को समझने के लिए इकोलॉजी स्टडी की जाती है। एक्वाकल्चर में इकोलॉजी का रोल होता है लैंड यूटिलाइजेशन। उसके बाद हम एयर पोल्यूशन को स्टडी करते हैं, इसकी काजेज, इसके नुकसानात और हमने इसको कैसे इरेडिकेट करना है, इसके लिए भी इकोलॉजी हेल्पफुल है। उसके बाद हम आते हैं इकोसिस्टम की टाइप्स। इकोसिस्टम की दो टाइप्स हैं मेन, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस डेवलप हुए नेचुरल काजेज की वजह से, जैसे टेरेस्ट्रियल बायोम्स में फॉरेस्ट वगैरह हैं, ग्रासलैंड, डेजर्ट वगैरह, और इक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स और
ओशंस हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जो वो मैन मेड है, मैन की वजह से उन्हें मेंटेन किया जाता है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है। उसके बाद हम कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे इकोलॉजी में जो स्टडी की जाती है। पहले नंबर पे है इको टाइप, उसके बाद है इकोफीन और इकोटोन। इकोटोन है दो इकोसिस्टम्स के दरमियान एक ट्रांजिशन जोन होता है, उसे हम कहते हैं इकोटोन। उसके बाद हम देखते हैं इकोटाइप क्या होती है। इकोटाइप होती है जो कि एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में पाई जाती है। उससे पहले हम जरा देखते हैं इकोफीन या इकैड्स क्या होते हैं। इकैड्स होते हैं ऐसी स्पीशीज होती हैं जो जेनेटिकली सिमिलर होती हैं लेकिन उनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है। दो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने की वजह से एक स्पीशीज जब दूसरे इन्वायरमेंट में आती है तो उसमें खुद को एडजस्ट करने की वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर में अपनी अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज कर लेती है। इसे हम कहते हैं इकोफीन। जैसे यूफोर्बिया हीटा की दो स्पीशीज एक वार्म इन्वायरमेंट में पाई जाती है, एक कोल्ड इन्वायरमेंट में। दोनों की जेनेटिक कंपोजिशन, जेनेटिक मेकअप एक जैसा होता है लेकिन उनकी अपीयरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसके बाद अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए उसी वार्म रीजन में रहे तो उसका जेनेटिक मेकअप भी चेंज हो जाता है और वो इकोटाइप में कन्वर्ट हो जाती है। हर स्पीशीज एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहती है, उसको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं जिसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। उसके बाद हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें क्लाइमेट, टेम्परेचर, फायर, विंड, वाटर, सॉइल वगैरह आते हैं। उसके बाद है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स आते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे होते हैं कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर फर्स्ट नंबर पे आते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं, जैसे रैबिट, डेयर और गॉट है। दूसरे नंबर पे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं, जैसे कैट्स, फॉक्सेस, स्नेक्स वगैरह। ये रैट वगैरह को स्नेक खाता है। तीसरे नंबर पे टर्शरी कंज्यूमर जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं, जैसे वोल्स वगैरह, कार्निवोर्स। के बाद है क्वार्टरली कंज्यूमर जो कि ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में तीसरी कैटेगरी है डीकम्पोजर जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं और उसको डीकम्पोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई हैं। उसके बाद हम आते हैं फूड चेन की तरफ। फूड चेन एक सीक्वेंस है जो कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को शो करती है और सीक्वेंस को शो करती है कि कौन सा जानदार किसे खा रहा है। वो ईट्स होम, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। अब फूड चेन की टाइप्स, ग्रेजिंग फूड चेन है जिसमें हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, कार्निवोर हर्बीवोर्स को। इसी तरह ये चेन चलती रहती है। उसके बाद है डेट्रियस फूड चेन जिसमें डेट्रियस मटेरियल को अर्थवर्म खाता है, अर्थवर्म को स्पैरो या कोई और बर्ड, स्पैरो को फाल्कन खा जाता है। उसके बाद हम आते हैं फूड वेब जो कि मुख्तलिफ फूड चेन्स का एग्रीगेट है। अब हम आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की तरफ। इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने 1928 में पेश किया था। इसकी वजह से इन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड्स या एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम हर ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास की और नंबर्स की स्टडी करते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं ग्राफ की फॉर्म में। पिरामिड्स की तीन टाइप्स हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्ट भी हो सकता है और अपराइट भी। पिरामिड ऑफ नंबर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमेशा अपराइट होता है, ग्रासलैंड में अपराइट होता है, जबकि ये पैरासिटिक फूड चेन में इनवर्स होता है।
उसके बाद हम देखते हैं pyramid ऑफ बायोमास। pyramid ऑफ बायोमास ग्रासलैंड, इक्वेटिक ग्रासलैंड में और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपराइट होता है, लेकिन ये इक्वेटिक इकोसिस्टम में इनवर्ट होता है। उसके बाद हम आते हैं pyramid ऑफ एनर्जी, जो कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी के अमाउंट को शो करता है। ये pyramid हमेशा अपराइट होता है। उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। सनलाइट फ्लो करती है प्रोड्यूसर्स की तरफ, फिर प्रोड्यूसर्स एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर से होते हुए डीकम्पोजर्स तक आती है। जब ये एनर्जी फ्लो करती है तो हर जानदार एनर्जी हार्वेस्ट करता है। एनर्जी हार्वेस्टिंग करने के लिए एक साइंटिस्ट ने फार्मूला दिया था 10% लॉ, जिसके मुताबिक हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी 10% डिक्रीज होती है। अगले जो ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी मिलती है वो 10% होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक सेब खाते हैं, उसमें 100 कैलोरीज प्लांट ने बायोमास एक्यूमुलेट किया है, तो हमें उसमें से 10 कैलोरीज मिलेंगी। हम 10 कैलोरीज को हार्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी है अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी बायोमास प्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी की मेन टाइप्स दो हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसमें हम देखते हैं प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना बायोमास प्रोड्यूस किया है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की दो टाइप्स हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम देखते हैं कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से कितना बायोमास प्रोड्यूस किया है, और इसमें से हम रेस्पिरेशन के दौरान यूज होने वाली एनर्जी को एक्सक्लूड नहीं करते, माइनस नहीं करते, वो भी इसमें शामिल होती है। अगर रेस्पिरेशन के दौरान यूज होने वाली एनर्जी को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो हम इसे कहते हैं नेट प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये है रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज टर्म्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद हम देखेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें बायोकेमिकल एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान फ्लो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की मदद से होती है, कुछ फंजाई की मदद से। नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से प्लांट्स में, और डीनाइट्रिफिकेशन के बाद प्लांट से वापस इन्वायरमेंट में जाती है। इसमें आप न्यूट्रिएंट साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आएंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी की तरफ के पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है। पॉपुलेशन हम कहते हैं एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का एक एरिया में नंबर कितना है। उसके बाद हम पॉपुलेशन की इकोलॉजी स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन की खसूसियात क्या हैं, तो पॉपुलेशन में पहले हम देखेंगे नेटैलिटी क्या होती है। नेटैलिटी कहते हैं हम एक एरिया में रहने वाली स्पीशीज ने कितने इंडिविजुअल्स को जन्म दिया है, इंडिविजुअल्स की बर्थ हुई है। मोर्टेलिटी हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ डेथ्स को। इमिग्रेशन यानी कि एक एरिया में कितनी नई स्पीशीज ने एक हैबिटाट में एंट्री दी है। एमिग्रेशन एक एरिया से कुछ स्पीशीज का एक हैबिटाट को लेफ्ट करके दूसरे हैबिटाट में चले जाना। अब उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ मॉडल दो टाइप के हैं। एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए भी एक्सपोनेंशियल नंबर से पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है। जबकि जब लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न है, उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से ग्रोथ कर्व डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो
डेक्लाइन होता है, कर्व डाउन आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन कम्युनिटी डायनामिक्स का एक प्रोसेस है जिसमें कम्युनिटी की स्ट्रक्चर में चेंज को स्टडी किया जाता है कि किस तरह एक प्रेडिक्टेबल वे में कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज होगी। इस प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सक्सेशन में और इसमें। और हम देखते हैं सक्सेशन की टाइप्स। सक्सेशन की मेन टाइप्स दो है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो है जो एक बेयर रॉक स्टेज पे एक अनडिस्टर्ब इन्वायरमेंट में होती है, जैसे रॉक पे लाइकन्स ग्रो करती हैं और उस रॉक को ब्रेक डाउन करके इन्वायरमेंट को दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल बनाती हैं। लाइकन्स के बाद ब्रायोफाइट्स, फिर हर्ब श्रब्स और क्लाइमैक्स कम्युनिटीज ग्रो करती हैं। उसके बाद है सेकेंडरी सक्सेशन जो कि एक ऑलरेडी बिल्ड अप सबस्ट्रेटा पे होती है। उसके बाद हम देखते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन जो कि इंटरनल कम्युनिटी की इट सेल्फ एफर्ट्स की वजह से, कम्युनिटी के इंटरनल रिएक्शंस की वजह से होती है। दूसरी एलोजेनिक सक्सेशन जो कि एक्सटर्नल रिएक्शन और एक्सटर्नल काजेज की वजह से होती है। सक्सेशन की हर स्टेज को हम सीयर कहते हैं, जिस माहौल में हो उसके लिहाज से हम एंड में सीयर लगा के, सीयर की प्रीफिक्स लगा के लिखते हैं। जैसे अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सक्सेशन हो तो हम उसे कहते हैं हाइड्रोसीयर, एरिड ड्राई इन्वायरमेंट में जीरो सीयर। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी में। हम कम्युनिटी के एट्रीब्यूट्स, कम्युनिटी के कैरेक्टर्स देखेंगे। कम्युनिटी में इंटरेक्शन देखेंगे, पैरासाइटिज्म, प्रेडेशन, सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिज्म वगैरह को हम स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे कोएवोल्यूशन और कम्युनिटी कैरेक्टर्स। कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे एनालिटिकल कैरेक्टर्स। एनालिटिकल कैरेक्टर्स जो कि डायरेक्टली मेजर किए जा सकते हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हैं। दूसरे हैं सिंथेटिक कैरेक्टर जो कि एनालिटिकल कैरेक्टर पे बेस कर रहे होते हैं और उनके उनसे ऑब्टेन किए हुए डेटा की बुनियाद पे इंटरप्रेट किए जाते हैं। अब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहले नंबर पे फ्लोरिस्टिक कॉम्पोजिशन। इसमें हम स्पीशीज कंटेंट देखते हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन, हम डेफिनेट स्ट्रेटा में एक लेयर में कम्युनिटी और वेजिटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद में लाइफ फॉर्म्स के एक एरिया में, एक कम्युनिटी में किस तरह ग्रोथ हो रही है, किस तरह की लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं, जैसे हर्ब शब्द और ट्री हैं। लाइफ फॉर्म्स को डिस्क्राइब किया गया है कुछ क्लासेस में, जैसे पहले हैं फिनेरोफाइट्स, उसके बाद हैं कीमियोफाइट। फिनेरोफाइट्स में स्टेम अपवर्ड इन द एयर होते हैं और बर्ड्स भी अपवर्ड होते हैं 25 सेंटीमीटर सॉइल से अबव। कीमियोफाइट्स में बर्ड्स नियर द ग्राउंड होते हैं, पेरिनेटिंग बर्ड्स होते हैं। हीमिक्रिप्टोफाइट्स में बर्ड सॉइल सरफेस के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जैसे कि डेजीज और डैंडलियन में। क्रिप्टोफाइट्स में बर्ड्स अंडरग्राउंड होते हैं। थीरोफाइट्स में एनुअल्स आते हैं जो अपना ग्रोथ सीजन जल्दी जल्दी एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं सोशियबिलिटी। क्या होती है सोशियबिलिटी? है एग्रीगेशन ऑफ प्लांट्स। उसके बाद हम आते हैं इंटरस्पेसिफिक एसोसिएशंस। उसके बाद हम देखते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स में हम देखेंगे डेंसिटी क्या होती है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्पीशीज इन डेफिनेट स्पेस, एक डेफिनेट डिफाइंड एरिया में स्पीशीज कितने नंबर में मौजूद है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी के, हाउ frequently a species is situated, an individual is situated in an area। उसके बाद abundance को देखते हैं। उसके बाद कवर क्लासेस, टोटल एस्टीमेट। उसके बाद हम आते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि
इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इनमें है लाइट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और विंड। सबसे पहले देखते हैं हम लाइट कैसे इफेक्ट करती है। लाइट प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, लाइट फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है। फ्लावरिंग के लिहाज से प्लांट्स की 3 क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स। रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा प्लांट्स में स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए ज़रूरी है। लाइट रिस्पांस के लिहाज से प्लांट्स की 2 टाइप्स हैं, जो कि सनलाइट्स में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हीलियोफाइट्स, और जो शेड में प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं शियोफाइट्स। उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स देखते हैं। एनिमल ग्रोथ के लिए लाइट ज़रूरी है। कुछ एनिमल्स में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है। उसके अलावा बर्ड्स में एग लेइंग के लिए भी इनको एक डेफिनेट लाइट पीरियड रिक्वायर्ड होता है। जैसे प्लांट्स में फोटो पीरियड होता है, बर्ड्स एग ले करने के लिए डेफिनेट फोटो पीरियड पे रिलाई करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में पिगमेंटेशन के लिए भी लाइट नेसेसरी है। उसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर किस तरह से प्लांट्स को इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो बर्निंग इंजरीज काज कर सकता है। टेम्परेचर कम हो तो प्लांट्स में फ्रीजिंग और कोल्ड इंजरीज हो सकती हैं। टेम्परेचर रिप्रोडक्शन को किस तरह इफेक्ट करता है। टेम्परेचर का रेस्पिरेशन पे इफेक्ट। प्लांट ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखेंगे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग द टेम्परेचर। पहले नंबर पे मेगाथर्म्स, जो कि हाई टेम्परेचर एरिया में पाए जाते हैं। दूसरे हैं मीजोथर्म, जो कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर में पाए जाते हैं। माइक्रोथर्म्स लो टेम्परेचर एरियाज में पाए जाते हैं। हेकिस्कोथर्म जो कि कोल्ड एल्पाइन रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम एयर, जो कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पे प्रेजेंट होने चाहिए। जबकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एक्चुअली प्रेजेंट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब इसके ह्यूमिडिटी के इफेक्ट, ये ट्रांसपिरेशन को कैसे इफेक्ट करती है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है। अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है। फिर हम विंड को देखते हैं, विंड के क्या इफेक्ट्स हैं। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन को ये एक्सेलरेट करती है, प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करती है। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अगर विंड तेज़ हो तो प्लांट्स लॉजिंग हो सकती है, प्लांट्स गिर सकते हैं। उसके बाद हमने सॉइल को देखना है, सॉइल फैक्टर, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल न्यूट्रिएंट, सॉइल एटमॉस्फेयर, सॉइल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद कम्युनिटी के फिजियोग्नोमिक कैरेक्टर। उसके बाद हम देखेंगे बायोटिक फैक्टर में इंटरेक्शन, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म, जैसे कि पोलिनेशन है जिसमें दोनों जानदारों को फायदा हो। कोमेंसलिज्म जिसमें एक जानदार को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। पैरासाइटिज्म, प्रेडेशन, कंपटीशन, एमेंसलिज्म जिसमें एक स्पीशीज को नुकसान होता है, दूसरी को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। उसके बाद एंड में देखेंगे हम पोल्यूशन को, पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स को। लैंड सॉइल पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, इनकी काजेज क्या है, इनको हम रोक कैसे सकते हैं, इनके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। पोल्यूशन कहते हैं डिग्रेडेशन इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में बिगाड़। जैसे सीवरेज की वजह से वाटर पोल्यूशन होती है। वाटर पोल्यूशन की हमने वजूहात देखनी है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, समंदरों में ऑयल लीकेज की वजह से एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन होती है। हमने पोल्यूशन की काजेज देखनी है, एयर पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की, सॉइल पोल्यूशन की और नॉइज पोल्यूशन की, इनके नुकसानात और इनको इरेडिकेट करने के मेथड्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसमें इकोलॉजी डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर बायोलॉजी के मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे।